बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, डिवियन ब्रायोफाइटा की क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। उसी तरह से डिवियन ट्रैक्योफाइटा की भी क्लासिफिकेशन काफ़ी हद तक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट को आपने बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। इसमें से आपको एक दो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, या कहने कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और कुछ एमसीक्यूज़ हैं इसमें एक दो पॉइंट्स पे, वो आपको एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 9 का। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सीड हैबिट की एवोल्यूशन की, तो एवोल्यूशन आपको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंज आता है उसको आप एवोल्यूशन कहते हो। सीड क्या चीज़ है? सीड को हम टेक्निकली डिफाइन कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जब हम किंगडम प्लांटी की बात करते हैं, तो किंगडम प्लांटी को जब आप रिव्यू करते हो तो इसमें आपको सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, वेस्कुलर प्लांट्स, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स और कुछ ऐसे पौधे भी मिलते हैं जिनके अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं होते। जैसे कि वेस्कुलर प्लांट्स को अगर हम कैटेगराइज करें, तो वेस्कुलर प्लांट्स में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सीड प्रोड्यूस, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते, जबकि बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज आती हैं या ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो किंगडम प्लांटी में जब आप सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की बात करते हो, तो हम कहते हैं कि सीड प्लांट्स जो हैं दे आर डोमिनेट ओवर नॉन सीड बट वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, नॉन सीड मतलब वो वेस्कुलर प्लांट्स जो सीड नहीं बनाते। जितने भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उनको टेक्निकली हम एक नाम देते हैं, दैट इज़ स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मा जो वर्ड है, द फर्स्ट टर्म जो है, ये स्पर्मा वर्ड जो है ये यूज़ होती है सीड्स के लिए। ठीक है, स्पर्मा वर्ड जो है ये सीड्स के लिए यूज़ होती है। और फाइट्स जो है, फाइटॉन जिसको आप कहते हैं, दीज आर बेसिकली कॉल्ड प्लांट्स। तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को हम स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं, जो कि किंगडम प्लांटी में डोमिनेटेड हैं, या कहने के सबसे ज़्यादा लैंड अर्थ प्लानट पे या लैंड पे पाए जाते हैं। राइट नाउ जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है, सबसे ज़्यादा मकदार में है, वो स्पर्मेटोफाइट्स हैं। अब जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देखे गए थे, उनका जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा गया था, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज आया था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज, एक बहुत ही खास तब्दीली उनमें थी, और वो क्या थी? वो थी एवोल्यूशन ऑफ सीड। तो जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें जो हम कैटेगराइज करते हैं उन प्लांट्स को, अगर हम क्लासीफाई करते हैं, उनको अरेंज करते हैं ग्रुप्स ऑफ ग्रुप्स में, तो उसमें देखते हैं कि उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आई हैं। तो कुछ वो चेंजेस कैसे आई हैं कि जैसे वेस्कुलर प्लांट्स में अगर हम ट्रैक्योफाइटा की डिवीजन क्लासेस की बात करें, तो उसमें साइलोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा है, सेफेनोप्सिडा है, टेरोप्सिडा है। इनमें मेजर क्लासेस जो हैं या फर्स्ट 3 क्लासेस जो हैं उनमें वो वेस्कुलर प्लांट्स में आती हैं, मतलब उनमें जाइलम फ्लोएम मौजूद है, लेकिन उनके अंदर सीड्स की फॉर्मेशन नहीं होती। तो इट मीन्स के वेस्कुलर प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बनना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तब्दीली का आना, यानी कि सीड का बनना जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तब्दीली है, बहुत ख़ास तब्दीली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। सीड एवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई? 390 मिलियन ईयर्स अगो। एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, इसको एज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पे इसको हाईलाइट करें। और सबसे पहला सीड या सबसे पहले सीड्स कब प्रोड्यूस हुए थे या कब अपीयर हुए थे, उसकी ड्यूरेशन बताई गई है 365 मिलियन ईयर्स अगो। और कौन से पीरियड या कौन से एरा में? दैट वाज अ लेट डिवोनियन टाइम्स। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के तौर पे आपने तैयार करने हैं। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था, ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल किसे कहते हैं? इसे इंटेगमेंटेड इंडेhiscent मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। इंटेगमेंट क्या चीज़ है? इंटेगमेंट स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं जो मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द होती हैं। इनकी नंबरिंग जो है वो वेरी करती है, यानी कि इंटेगमेंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मेगास्पोरेंजियम क्या चीज़ है? स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेगा स्पोर्स होंगे। सो ओव्यूल क्या चीज़ है? एक इंटेगमेंटेड इंडेhiscent मेगास्पोरेंजियम। इंटेगमेंट क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग। इंडेhiscent का मतलब क्या है? जो चीज़ कभी स्प्लिट नहीं होती है, ठीक है, जो 2 हिस्सों में टूटती नहीं है। और मेगास्पोरेंजियम जिसके अंदर मेगास्पोर्स मौजूद होते हैं, यानी कि इन शॉर्ट ओव्यूल क्या है? ये वो स्ट्रक्चर है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के अंदर जिसके अंदर मेगास्पोर्स बनेंगे। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को आगे हम डिटेल में एंजियोस्पर्मिक लाइफ साइकिल के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीड की एवोल्यूशन में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो कौन कौन से हैं? 6 स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी, रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम, और रिडक्शन टू सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर
per sporangium, development of an embryo sac within sporangium, and the last one is modification of distal end of megasporangium for pollen capturing. अब ये 6 पॉइंट्स कोशिश कीजिए कि इनको इन्हीं सीक्वेंस में आप याद करो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेट्रोस्पोरी की। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको होमोस्पोरी को में भी समझने में, बट हमने क्योंकि ब्रायोफाइट में ये टर्म पढ़ी है, होमोस्पोरस का वर्ड यूज़ किया है, तो इसलिए यहाँ से आपको पॉइंट क्लियर हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हम डिवियन ट्रैकियोफाइटा के साथ साथ डिस्कस करते हैं, बट क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए सीड हैबिट को आप एज सच ही डिस्कस करोगे। जहाँ से समझ ना आए बेटा आप दोबारा क्वेश्चन कर सकते हो। हेट्रोस्पोरी का मतलब क्या है? हेट्रो मतलब डिफरेंट। हेट्रोस्पोरी वो कंडीशन है जिसमें प्लांट्स के अंदर या प्लांट्स जो है वो दो डिफरेंट काइंड्स के, दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनाते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। ठीक है, दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम वेस्कुलर प्लांट्स को स्टडी करना शुरू करें तो प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स से लेकर प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर सेम काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस होते थे, यानी कि उनके अंदर सिर्फ एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते थे। बेशक 10 स्पोर्स प्रोड्यूस हों, बेशक 100 स्पोर्स प्रोड्यूस हों। और प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स से टेरिडोफाइट्स तक जितनी कैटेगरीज हम पढ़ते हैं, यानी कि साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में कुछ ऐसे एक्सेप्शन आते हैं, लेकिन उसके अलावा सेफिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा की बेसिक जो एक क्लास है फिलिकेनी जिसके अंदर हम एडिएंटम का नाम ले सकते हैं, ये सब एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं। इट मीन्स वो होमोस्पोरस बनाते हैं। ठीक है, उनको आप होमोस्पोरस कहते हो, होमोस्पोरस बनाते नहीं, दे आर होमोस्पोरस। क्यों? उनके अंदर सेम काइंड के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। और इस कंडीशन को, ऐसी कंडीशन जिसमें प्लांट्स के अंदर एक ही काइंड के, एक ही टाइप के स्पोर्स बनते हैं, उसको हम होमोस्पोरी कहते हैं। अब होमोस्पोरी यानी कि पहले जो वेस्कुलर प्लांट्स बने, ट्रीडोफाइट्स तक जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स मौजूद थे वो सब होमोस्पोरी थे, होमोस्पोरी कंडीशन शो करते थे, होमोस्पोरस थे। अब सीड की फॉर्मेशन, सीड की डेवलपमेंट के लिए होमोस्पोरी कंडीशन से हेट्रोस्पोरी कंडीशन आई, यानी कि तब्दीली आई। क्या तब्दीली आई कि जब एवोल्यूशन का अर्ली पीरियड चल रहा था, कुछ प्लांट ग्रुप्स में होमोस्पोरी कंडीशन से हटकर उन्होंने हेट्रोस्पोरी कंडीशन शो की, यानी कि उन्होंने दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स उनके अंदर प्रोड्यूस हुए। वो दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट थे, साइज़ के लिहाज से भी डिफरेंट थे, और उन दोनों स्पोर्स का काम यानी कि उनका फंक्शन भी डिफरेंट था। वो दो स्पोर्स कौन से थे? एक है माइक्रोस्पोर, ठीक है, और एक है मेगास्पोर। नेम से इंडिकेशन है, माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल साइज स्पोर्स। ठीक है, इसको आप मेल स्पोर कंसिडर कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेल स्पोर के लिए साइन यूज़ कर रही हूँ मेल का, आपने ये सिंबल साथ बताना है। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, ये जर्मिनेट करके मेल गेमेटोफाइट या माइक्रो गेमेटोफाइट बनाते हैं। तो इट मीन्स यहाँ से नेम से इंडिकेशन होगी कि माइक्रोस्पोर क्या है? दीज आर मेल स्पोर्स। ठीक है, आफ्टर दैट मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स लार्ज साइज स्पोर्स होते हैं। ठीक है, नेम से इंडिकेशन है, मेगा मतलब बड़े, ये फीमेल स्पोर्स हैं। फीमेल स्पोर्स के लिए मैं यहाँ पे साइन बना देती हूँ, आपने ये साइन जो है साथ बनाना है ताकि आपको आसानी रहे इसको, इस मेगास्पोर का याद रखने में कि ये मेल है या फीमेल है। माइक्रोस्पोर जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, उसी तरह मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं, या इसको हम मेगा गेमेटोफाइट भी कहते हैं। तो इस तरह से जैसे वेस्कुलर प्लांट्स की जैसे वेस्कुलर प्लांट्स बनना शुरू हुए, जैसे जैसे उनमें तब्दीली आना शुरू हुई, एवोल्यूशन होना शुरू हुई, तो बहुत सारे वेस्कुलर प्लांट्स होमोस्पोरिक कंडीशन से हेट्रोस्पोरिक कंडीशन की तरफ आ गए। ठीक है, तो वो दो स्पोर्स कौन से हैं? माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। इस कंडीशन को आप हेट्रोस्पोरी, और ऐसे प्लांट्स जो इस तरह के दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनाते हैं उनको हम हेट्रोस्पोरस का नाम देते हैं। नेक्स्ट, रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोर टर्म है फीमेल स्पोर के लिए, ठीक है, और मेगास्पोरेंजियम जिसके अंदर मेगास्पोर ने बनना है। स्पोरेंजियम की टर्म आप पहले भी पढ़ चुके हो, स्पोरेंजियम की टर्म हमने पीछे भी बताई थी, वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स इनक्लोज्ड होते हैं। तो हेट्रोस्पोरस वेस्कुलर प्लांट्स में मेगास्पोर जो है वो शेड हो जाता है, यानी कि उतर जाता है, गिर जाता है और डिस्पर्स हो जाता है जैसे ही उसकी फॉर्मेशन होती है। अब किससे अलग हो रहा है, किससे शेड ऑफ हो रहा है? पेरेंट प्लांट बॉडी से। ठीक है, ये मेगास्पोर आगे जर्मिनेट करके बनाता है फीमेल गेमेटोफाइट। लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे कि स्लेजलिना है, इनमें मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, कुछ हेट्रोस्पोरस वेस्कुलर प्लांट्स में ये चीज़ देखी गई थी कि जब उनके अंदर उनके मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, तो वो फॉर्मेशन के बाद उतर जाते हैं और वहाँ से किसी न किसी एजेंट, ट्रांसफरिंग एजेंट, या एक विंड है, इंसेक्ट है,
या बारिश का पानी है या दूसरा पानी है, इस तरह से उन किसी ना किसी दूसरे एजेंट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन जिसके बाद वहाँ पे आगे जाके फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे कि फ्लैजेलेना है, इसमें बताया गया था कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर जैसे ही बनता है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है, ना कि पेरेंट प्लांट बॉडी से अलग हो जाता है। ठीक है, कुछ देर के बाद उसकी जो है चेंजेस आना शुरू होती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स जिनके अंदर हेट्रोस्पोरिक कंडीशन बहुत प्रोमिनेंटली देखी गई थी, उनमें कहते हैं मेगास्पोर जो है वो परमानेंटली मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहकर ही वो फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है, जिसके अंदर फीमेल गैमेट यानी कि एग की प्रोडक्शन होती है। तो वो फीमेल पेरेंट प्लांट बॉडी के अंदर ही सर्वाइव करता है और अपनी डेवलपमेंट भी वहीं पे करता है, स्टार्ट भी करता है, कंप्लीट भी करता है। डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद यानी कि फीमेल गैमेट बनने के बाद भी मेगास्पोरेंजियम से बाहर नहीं निकलता। रिटेन का मतलब आपको पहले भी बताया था, रोक लेना या ठहर जाना। ठीक है, तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहते हैं। ये भी सीड हैबिट की एवोल्यूशन या सीड की एवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर रह रहे हैं, उसके अंदर ही रुक जाते हैं। दैट इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ सीड एवोल्यूशन। नेक्स्ट दिस इज डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम। जब मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर स्टे यानी रिटेन हुआ, तो उसके बाद थर्ड स्टेप जो था वो ये था कि मेगास्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। तो स्पोरोफाइट की कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स जो थे वो मेगास्पोरेंजियम को सराउंड करते थे। ठीक है, वो मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द मौजूद होती थी। तो वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो आपस में फ्यूज़ होना शुरू हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स जब फ्यूज़ होना शुरू हुए तो उनके फ्यूज़ होने से प्रोटेक्टिव कवरिंग्स यानी कि इंटेगमेंट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। तो इंटेगमेंट्स क्या हैं? दीज आर स्पेशलाइज प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जो मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, जो वेरी इन नंबर करते हैं। आगे हम क्लास पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, उनमें इंटेगमेंट्स की जो नंबरिंग है वो 1 या 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए हम कहते हैं कि दे वेरी इन नंबर। इस कवरिंग की वजह से मेगास्पोरेंजियम टोटली इनडेहिसेंट हो जाता है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है, इसके इर्द मैंने कहा कि ये मेगास्पोरेंजियम के सराउंडिंग पे इंटेगमेंट्स मौजूद है। इस इंटेगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से मेगास्पोरेंजियम जो वो टूट नहीं सकता, तो इसलिए ये टोटली इनडेहिसेंट हो जाता है। और एवोल्यूशन के लिहाज से ये जो चेंज आया सीड की एवोल्यूशन में, इस चेंज की वजह से ओव्यूल की फॉर्मेशन हुई, ओव्यूल की एवोल्यूशन हुई। तो ओव्यूल क्या है? इट इज़ एन इंटेगमेंटेड इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। ये मेगास्पोरेंजियम है, इसके इर्द गिर्द इंटेगमेंट मौजूद है, तो इसको आप क्या नाम दोगे? दिस विल बी एन इंटेगमेंटेड इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। तो इट मीन्स के इंटेगमेंट्स की मौजूदगी का मतलब क्या है? मेगास्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन मिल रही है। ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बनना है, जिससे आगे फीमेल गेमेटोफाइट, और उस फीमेल गेमेटोफाइट से एग बनना है। तो इट मीन्स के एग को प्रोटेक्शन दी जा रही है, या एग कंटेनिंग अपरेटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जा रही है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट आपको पता है कि हार्श इन्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर डे बाय डे डेली बेसिस पे इवन कुछ घंटों बाद भी चेंज होता रहता है। तो प्लांट के हर ऑर्गन को, हर स्ट्रक्चर को, हर पार्ट को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसलिए प्लांट्स के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ बनती है कि वो अपने एग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए इंटेगमेंट्स की प्रोडक्शन करवाते हैं या फॉर्मेशन करवाते हैं। नेक्स्ट टू दिस इज रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम। हमारे पास ये एक मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मौजूद होते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स, जिनके अंदर होती है मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड है तो इसमें होगी मियोसिस। मियोसिस के रिजल्ट में बनेंगे 4 फंक्शनल मेगास्पोर्स, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब ये मेगास्पोर्स 4 मेगास्पोर्स बने तो जाहिर सी बात है 4 मेगास्पोर्स आगे 4 फीमेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। अब यहाँ पे इन 4 गेमेटोफाइट्स के दरमियान में कंपटीशन होगा फूड के लिए और स्पेस के लिए, क्योंकि ये आपके पास एक मेगास्पोरेंजियम है, एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर 4 मेगास्पोर्स बन रहे हैं। चारों मेगास्पोर्स को रहने के लिए जगह भी चाहिए और अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ यानी नशोनुमा के लिए खुराक भी चाहिए। तो वो रहने की जगह जो है वो भी कम पड़ जाती है, खुराक भी, यानी कि उनके जो ज़िंदा रहने के रिसोर्सेज हैं वो भी कम पड़ जाते हैं। इसलिए वेस्कुलर प्लांट्स में एक ट्रेंड आया था कि उनके अंदर मेगास्पोर्स, नंबर ऑफ़ मेगास्पोर्स को रिड्यूस करना शुरू कर दिया गया था मेगास्पोरेंजियम के अंदर। यानी कि 4 में से कोई एक सेलेक्ट हो जाएगा, 4 में से कोई एक मेगास्पोरेंजियम सेलेक्ट हो जाएगा और बाकी 3 जो हैं वो
डीजेनरेट या अबॉर्ट कर दिए जाएंगे। तो ये जो एक सेलेक्ट होगा इसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी, इससे प्रॉपर एक हेल्दी फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। तो रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर का मतलब क्या है कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 फंक्शनल मेगास्पोर्स बनते हैं। स्पेस और फूड में कंपटीशन होने की वजह से या स्पेस और फूड कम होने की वजह से वो 4 मेगास्पोर्स में से एक मेगास्पोर जिंदा रहेगा, यानी कि वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा, वो सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट में चेंज होगा, जबकि बाकी के 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं या अबॉर्ट कर दिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सैक विद इन मेगास्पोरेंजियम। जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बच जाता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर, उस एक मेगास्पोर ने मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहकर फीमेल गेमेटोफाइट बनाना है। वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर एग मौजूद होता है, इसको हम एम्ब्रियो सैक का नाम देते हैं। अब ये बनेगा, इस स्ट्रक्चर में चेंज होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ पे इसके ऊपर एक होती है ओपनिंग जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। उसके जिसकी जो बेस होती है उसको हम कहते हैं क्लाजल एंड। अब ये जो फीमेल गेमेटोफाइट जिसको आप करके एग कंटेनिंग होगा, ये यानी कि मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा जिसके अंदर एग मौजूद होगा। तो इसके अंदर टोटल प्रेजेंट होते हैं 7 सेल्स, जिसको हम एंजियोस्पर्मिक लाइफ साइकिल में दोबारा क्लियर आउट करेंगे। ये 7 सेल्स कैसे हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, 3 एंटीपोडल सेल्स, 1 एग सेल है, 2 सेनेटिड्स हैं और यहाँ पे 2 हमारे पास आते हैं पोलर न्यूक्लिया, ठीक है। काउंट करने के हिसाब से हमारे पास 2 हैं, 8 बन जाते हैं। पर ये जो पोलर न्यूक्लिया है ये 2 न्यूक्लिया फ्यूज होकर एक न्यूक्लिया में चेंज होते हैं। दैट्स वाई हम इसको 7 सेल्स का पॉइंट कंसिडर करते हैं कि ये फीमेल गैमेटोफाइट, ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर टोटल 7 सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो एक आपके पास पोलर न्यूक्लिया, याद रखिएगा लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में ये पॉइंट समझने में आसानी होगी कि जो पोलर न्यूक्लिया है ये 2 न्यूक्लिया फ्यूज होकर इस तरह से एक न्यूक्लिया में चेंज होता है। तो इट मीन्स 3 ऊपर वाले सेल्स, 3 नीचे वाले सेल्स और एक ये वाला सेल। इट मीन्स 3 + 3 6 + 1 = 7 सेल्स। फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, 7 सेल्स होंगे, जिसमें से एक सेल हमारे पास एग सेल होगा जिसको आप फीमेल गैमेट कंसिडर करोगे। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 6, मेगास्पोरेंजियम के डिस्टल एंड की मॉडिफिकेशन होगी। किस चीज़ के लिए, पोलन ग्रेन को कैप्चर करने के लिए। सॉरी, इट्स नॉट स्पोलन, इट्स पोलन ग्रेन। डिस्टल एंड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ ये मेगास्पोरेंजियम है, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, पहले वाला एंड है, ठीक है। और दूसरा एंड जो है जैसे कि प्रॉक्सिमल एंड लाइक हाँ जी, हम यही कैसे कर लेते हैं कि ये पहला एंड है और ये वाला जो ये डिस्टल एंड है। तो इसका जो डिस्टल एंड है इसकी मॉडिफिकेशन होगी। मॉडिफिकेशन इसकी कैसे होगी कि ये एक पोलन कैप्चरिंग स्ट्रक्चर में चेंज होता है जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या चीज़ है, जैसे कि आपने प्लांट का फ्लावर देखा हुआ है, फ्लावर के बाहर जैसे रोज़ है जो वो बंद कली की तरह का होता है, तो उसके बाहर होती हैं सैपल्स ग्रीन कलर की, उसके अंदर आ जाती है उसकी पत्तियाँ, पैटल्स, जिनको आप रेड कलर में, पिंक या डिफरेंट कलर्स में देखते हो। उसके अंदर थर्ड पार्ट होता है स्टेमन और उसके अंदर होता है एक पार्ट कार्पल। कार्पल का जो पार्ट है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि उसके अंदर एक टिप पोर्शन होती है स्टिग्मा, एक होती है स्टाइल, एक होती है ओवरी, ठीक है। ये जो स्टिग्मा पोर्शन है ये वो स्ट्रक्चर है जो मेगास्पोरेंजियम के डिस्टल एंड की मॉडिफिकेशन से बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे मेंशन किया डेवलपमेंट ऑफ स्टिग्मा इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब कि मेगास्पोरेंजियम का जो डिस्टल एंड है जब वो मॉडिफाई होता है तो वो स्टिग्मा में चेंज होता है। इस स्टिग्मा का काम क्या है, ये पोलन को कैप्चर करेगा। पोलन क्या चीज़ है, वो माइक्रोस्पोर जिसके अंदर मेल गेमेटोफाइट यानी कि मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये माइक्रोस्पोरेंजियम में से एक पोलन रिलीज हुआ, पोलिनेशन होगी विंड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू या किसी भी दूसरे ट्रांसफरिंग एजेंट के ज़रिए ये पोलन ग्रेन जो है ये ट्रांसफ़र होगा कहाँ पर, जो फीमेल फ्लावर है उसके कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर। ये आपको डायग्राम बेटा जस्ट आपको पोलिनेशन का पॉइंट या ये जो पोलन कैप्चरिंग का पॉइंट है ये समझाने के लिए यहाँ पे करवाया है, या पिक्चर ऐड की है। इसको आपने बनाना नहीं है, ठीक है। पीछे भी जो एम्ब्रियो सैक के साथ डायग्राम बनाई है, अगर आपको बनाना चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज़ ये वाली पिक्चर जो आपने ऐड या ड्रॉ नहीं करनी है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया यहाँ से कि डिस्टल एंड यानी कि मेगास्पोरेंजियम का डिस्टल एंड जो है वो स्टिग्मा पोलन कैप्चरिंग मतलब स्टिग्मा में चेंज होता है, जो कि कार्पल का फ्लावरिंग प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसके बाद पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये हमने कहा हमारे पास बना था पोलन, ठीक है।
इस पोलन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, जिसका काम क्या होता है, इसके अंदर मेल गैमेट्स मौजूद होते हैं। ये मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक लेकर जाता है। ठीक है, तो पोलन जब आप कह लें कि मेगास्पोरेंजियम के डिस्टल एंड में एंटर हो जाता है तो इससे क्या चीज़ बनेगी, पोलन ट्यूब बनती है। ये पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक यानी कि एग तक लेकर जाएगी। और एग कहाँ पे मौजूद है, एम्ब्रियो सैक के अंदर, जहाँ पे जैसे ही मेल गैमेट्स को वहाँ पे रिलीज़ करती है पोलन ट्यूब, वहाँ पे मेल गैमेट और एग में फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा। इस जाइगोट से आगे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होनी है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है वो सीड में चेंज हो जाता है, इंटेगमेंट्स जो है वो सीड कोट्स में चेंज हो जाती हैं। तो इट मीन्स सीड्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। जब भी इन्वायरमेंट टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट अनफेवरेबल होगी, सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगा ताकि हार्श इन्वायरमेंट की वजह से एम्ब्रियो डैमेज ना हो। तो एवोल्यूशन ऑफ अ सीड जो है प्लांट्स के लिहाज से, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सक्सेस थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट जंप थी, जहाँ से हम कह सकते हैं कि जितने भी डोमिनेंट प्लांट्स राइट नाउ मौजूद हैं वो परमानेंटली लैंड पे रह सकते हैं ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। सीड जो है वो प्लांट स्पीशीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्पर्स करने में हेल्प करता है। एज यू नो प्लांट स्पीशीज़ जो है वो मूव नहीं कर सकती। ठीक है, वो मूव नहीं कर सकती, एक जगह से जगह हरकत करके नहीं जा सकती। उनके सीड्स, उनके फ्रूट्स जो हैं वो विंड के ज़रिए, किसी भी दूसरे एजेंट के ज़रिए एक जगह से किसी दूर फासले या डिस्टेंस तक डिस्पर्स हो सकते हैं। तो इसलिए सीड्स जो है वो डिस्पर्सल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल या किरदार अदा करते हैं। अब आपके साथ कुछ एक इमेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इमेज जो बेसिकली है सीड एवोल्यूशन के स्टेप्स को डिस्क्राइब करती है। तो आप बनाना चाहो तो बेटा ज़रूर बनाओ, क्योंकि डायग्राम जितनी अच्छी आप क्वेश्चन के साथ जितनी अच्छी डायग्राम बनाओगे आपका क्वेश्चन उतना ज़्यादा जो है वो हाईलाइट होता है और उतने अच्छे उसके मार्क्स मिलते हैं आपको। तो होमोस्पोरस का आपको बताया, होमोस्पोरस कौन सी कंडीशन है जिसमें एक जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, एक ही स्पोरेंजियम होगा और उसके अंदर सेम काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। होमोस्पोरस से कंडीशन हुई हेट्रोस्पोरी, यानी कि सीड एवोल्यूशन की तरफ पहला स्टेप ही आया था। तो इसमें आपके पास आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे दो डिफरेंट काइंड के स्पोरेंजिया मौजूद है। एक माइक्रोस्पोरेंजिया जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, एक मेगास्पोरेंजिया जिसके अंदर मेगास्पोर्स बन रहे हैं। आफ्टर दैट मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या चेंज आया था कि एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, लेकिन सर्वाइव सिर्फ एक करेगा, बाकी 3 अबॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये एंडोस्पोरी कंडीशन है। एंडोस्पोरी कंडीशन मतलब कि मेगास्पोर ने मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहना है, उसके अंदर रहकर ही अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट करना है। और लास्ट पॉइंट क्या था कि स्पोरेंजियम की सराउंडिंग पे इंटेगुमेंट्स बनते हैं। ठीक है, मेगास्पोर से बना फीमेल गैमीटोफाइट न्यूसिलस उसके अंदर मौजूद है, जो कि टिश्यू है, टिश्यू का नाम दिया जाता है, जो कि ओवरी के अंदर होता है या ओव्यूल के अंदर होता है। और उसकी सराउंडिंग में आपको नजर आ रहा है ये इंटेगुमेंट है। ठीक है, इंटेगुमेंट क्या चीज़ है, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है। तो ये नोटेबली कुछ 3 से 4 स्टेप्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। आप अगर उन स्टेप्स के साथ जिनके साथ ये पॉइंट्स सूट करते हैं, ये डायग्राम सूट करती हैं, आप उन पॉइंट्स के साथ ये उन स्टेप्स के साथ ये डायग्राम बनाना चाहो तो बेटा ज़रूर बनाना। ये डायग्राम आपके लिए, आपके क्वेश्चन के लिए, आपके मार्क्स के लिए बहुत अच्छी है। सो बहुत ईजी डायग्राम शेयर किया है, कोशिश कीजिएगा बच्चे इस डायग्राम को बना लें। अदरवाइज़ आपके क्योंकि सिलेबस में या आपका जो जैसे मेंशन है वैसे डायग्राम नहीं बनी हुई, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपने क्वेश्चन को मोर अट्रैक्टिव या फर्दर इम्प्रेसिव बनाने के लिए डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आफ्टर लिसनिंग टू दिस लेक्चर एंड आफ्टर रीडिंग फ्रॉम द बुक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। आपने अभी सीड हैबिट के फर्स्ट स्टेप को स्टडी किया, अभी आपने बताया कि सीड हैबिट में सबसे पहले किस कंडीशन से हटकर प्लांट्स ने डिफरेंट कंडीशन को अडॉप्ट किया था। तो उसकी बेस पर आपने बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो प्लांट्स में सीड की डेवलपमेंट या सीड की एवोल्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला किरदार अदा करता है। तो आपने इसका आंसर मुझे अपनी लाइव क्लास में ज़रूर देना है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।